videos where सिद्धार्थ भाई स्पीकिंग गुड अबाउट द सॉन्ग। बाकी जो प्रोड्यूसर और उनके बीच में बात हुई या किसी के बीच में बात हुई या फैमिली ना खुश है, वो मेरे तक आया ही नहीं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि दीपिका ने सॉन्ग रिलीज करवाया। लॉजिकली ऐसा क्यों नहीं बोल रहा कोई कि दीपिका ने सॉन्ग रिलीज करवाया, उसे नहीं करवाना चाहिए था? मैं कहां से बीच में आया? वो नहीं बोल रहे हैं लोग बिकॉज टुडे आई एम अ फेस। हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला बनना चाहता है और हर किसी को अंदर पता होता है कि कोई सिद्धार्थ शुक्ला बन नहीं सकता, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक ही था। वो कमाल के बंदे थे, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग गाय, दिल वाले बंदे। दिल, वन वर्ड फॉर सिद्धार्थ भाई इज दिल वाला। जैसे सिद्धार्थ भाई ने इस वीडियो में काम किया, जैसे दीपिका ने काम किया, जैसे मैंने भी काम किया है। सबको अपने अपने पैसे मिले, मुझे भी मिले। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कि ये साला करण बड़ा बड़ा रियलिटी शो करके आता है, हाँ साला पता नहीं इधर क्यों आया, इधर आया लड़की पटा और लड़की के नाम पे अभी आगे बढ़ रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि दारू नहीं पीता। दारू पीने से साला लिवर खराब हो जाता है। अपने को भी आदत नहीं है। ये निशांत ब्योड़े की पार्टी में गया था, उधर 4 बॉटल। दोनों वक्त जब मुझे बिग बॉस ऑफर किया गया तब बीरबल आड़े आ गया, और बीरबल के ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं कर पाया। पर इस बार जब आया तो मैंने बोला पैसे अच्छे हैं, अच्छा शो है, चलो जाओ। अच्छा, मेरा सबसे करीबी दोस्त जो मैंने बनाया था घर के अंदर, वो था जय भानुशाली। लोगों को पता चल गया कि विशाल अफेक्ट हो रहा है अगर हम जय के थ्रू विशाल को कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमको तो ये फाड़ दे। घर में ना मोरलेस ना आपको पता चल जाता है कि आप वीक हो, आप निकलने वाले हो। कि हर वीक नॉमिनेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जनता मुझे बचाएगी। राजीव साला लंदन से आया, जानता करता है, साला कुछ पता नहीं किसका पहचान सा इधर क्या करना है। शमिता का कान भरा आके उसको बैंड बोलता है। मालूम क्यों? क्योंकि दारू नहीं पीता। दारू पीने से साला लिवर खराब हो जाता है। शमिता शेट्टी को उठाकर स्विमिंग पूल में कूदने की किसी की हैसियत थी तो वो मेरी थी, और शमिता का कुछ नहीं बोलती। घर के अंदर करण बहुत गंदी चाय बनाता है, उसकी चाय नहीं पीनी है मुझे। मैं वापस जाता तो तहलका मचा दूं। वापस नहीं जा पाया, मतलब हाथ को आया मुंह ना लगा वाली बात हो गई मेरे लिए। तुम उसको कैसे मिड शो से बाहर निकाल के सोच सकते हो कि इसको वापस डालेंगे तो मजा आएगा? मेरी आदत है कि मैं जब भी बुरा फील करता हूँ, जब भी दुखी होता हूँ, मैं खाता हूँ। मीठा खाओ, आई फील हैप्पी। भाई फिक्शन शोज ये सब में बहुत बढ़िया कर रहे थे, अचानक से रियलिटी शो वो भी इतने मतलब ऐसे आए कि लोग बोल रहे थे अच्छा ये इनको तो हम इस शो में देखते थे, ये कैरेक्टर करते थे। जैसे कि मतलब शुरुआती दौर के तक के आपके कैरेक्टर लोगों के जहन में थे, अचानक से बिग बॉस में आने का जो चस्का लगा या जो डिसीजन था वो कैसे आया? नहीं, बिग बॉस मुझे इससे पहले 2 बार ऑफर हुआ था। आई थिंक सीजन 13 जो शुक्ला भाई का सीजन था एंड सीजन 14, पर दोनों वक्त ना मेरा अकबर बीरबल वाज ऑन एयर। 13 में भी अकबर बीरबल वाज ऑन एयर, फिर कोविड आया। उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ, इमीडिएटली अकबर बीरबल फिर शुरू हो गया स्टार भारत पे। सो आई वाज वर्किंग कंटिन्यूसली डूइंग अ डेली सोप। और ना बहुत सिंपल सी बात है, मुझे उस वक्त 13 में या 14 में ऐसे लगता था कि बिग बॉस तो हर साल आएगा, यू नो, इफ यू आर गुड इनफ यू विल गेट इनटू अनदर सीजन। पर जो शो चल रहे हैं उनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? और बीरबल जो कैरेक्टर था ना, वो मैं 6 साल से कर रहा था। आई हैव डन मोर देन 1200 एपिसोड्स ऑफ बीरबल, और मुझे ये जो किरदार है वो बहुत पसंद है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है बीरबल ने, तो मैं बीरबल को धोखा नहीं दे सकता किसी के लिए भी। आज भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं बीरबल हमेशा करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे अंदर कहीं बसा हुआ है और उस कैरेक्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो दोनों वक्त जब मुझे बिग बॉस ऑफर किया गया तब बीरबल आड़े आ गया, और बीरबल के ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं कर पाया। जब इस बार बिग बॉस ऑफर हुआ तो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं कोई शो नहीं कर रहा था। कोविड से हम जस्ट बाहर निकले थे, सभी बेकार थे, पैसे अच्छे थे यार आशीष। तो मैंने सोचा कि अच्छा यार यही मौका है, क्लीन स्लेट है, बड़ा शो है, और मैं बिग बॉस करना चाहता था। ऐसा नहीं कि मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता, तो पिछले 2 बार मजबूरी में नहीं कर पाया। पर इस बार जब आया तो मैंने बोला पैसे अच्छे हैं, अच्छा शो है, चलो जाओ। और मुझे ये पता था कि आज तक ना लोग मुझे ना अपने किरदार के नाम से जानते हैं। कोई मुझे बीरबल कहता था, कोई रावण कहता था, कोई अजय कहता था, तो अलग अलग शोज के कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। पर आज यकीन मानो, जो मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। आज हर कोई मुझे विशाल कोटिन के नाम से जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की वजह से। शुरुआत में जब आप गए और जिस अंदाज से आप जनता से बात करते थे, वो दिमाग में कैसे आया? वो बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी थी, वो लोगों को कनेक्ट, वो जो बना वो बहुत कमाल था। वो मैंने कुछ स्ट्रेटेजाइज नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा था कि अगर आप दिन भर में बिग बॉस के अंदर, जब मैं घर के अंदर गया और मैंने रियलाइज किया कि आप दिन भर में घर के अंदर जो करते हो
अगर उसको आप एक सारांश में किसी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो तो कैसे, जैसे अच्छे समाचार आता है, वो आइडिया मैंने समाचार से लिया। दूरदर्शन पे हम जो 9 बजे समाचार आता था जो पहले, अब तो खैर पता नहीं वो न्यूज़ चैनल अलग ही हो गए। हमारे ज़माने में दूरदर्शन पे एक 9 बजे समाचार आता था और हम टीवी के सामने बैठ जाते थे, तो वो आइडिया वहाँ से पिक किया था मैंने। उस न्यूज़ में 9 बजे हर कोई टीवी के सामने बैठता था और पूरी दुनिया की खबर 15 मिनट में मिल जाती थी आपको। तो मेरा आइडिया यही था कि अगर घर के अंदर 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है वो मैं ऑडियंस को 2 मिनट में बता दूं शाम में, तो मेरी तरफ से ये ऑडियंस को सारांश होगा इस दिन का। तो मैंने वैसे करके वो बिना किसी स्ट्रैटेजी के लिए शुरू किया था, पर लोगों को मजा आने लग गया। फिर सलमान सर ने बोला कि लोगों को पसंद, क्योंकि वहाँ अंदर तो पता नहीं चलता किसी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मैं तो दिल से कर रहा था। पर सलमान सर ने वीकेंड के बार पर बोल दिया कि लोगों को बहुत पसंद है, तो उसके साथ साथ मैंने सुबह भी लोगों को विश करना शुरू कर दिया कि आज का ये दिन है और ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे घर पे, देखते हैं आज क्या होगा, और आज जो भी होगा फिर मैं आपको रात को बताऊंगा। तो सुबह में वो स्टार्ट करता था और रात में कल्मिनेट करता था द एंटायर डेज जर्नी। वो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बिग बॉस में जाकर ये करूंगा, दैट वाज नॉट द स्ट्रैटेजी। आई जस्ट वेंट इन, आई रियलाइज्ड दैट दिस कुड बी डन एंड आई डिड इट, इट्स सिंपल एज दैट। शुरुआत में मतलब इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट थे जिसकी हर किसी से अच्छी जम रही थी, फिर धीरे से ऐसी क्या चीज़ें हुई कि जो हम एज एन ऑडियंस या एज अ फैन अगर आपको देख रहे थे और जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक ड्रॉप आया, वो पता नहीं आप इमोशनल अपने शेल में चले गए, वो फिर वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई। सर उसमें प्रॉब्लम है सर, ये है ना कि मैं बहुत एज अ पर्सन आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं रिश्ते बनाता नहीं, और बनाता हूँ तो रियल बनाता हूँ, मुझे नकली रिश्ते बनाना नहीं आता। मैं जब अंदर गया और जैसे मेरा गेम था, मैं मुंहफट था, मैंने पहले वीक में बोल दिया कि ये आदमी बोरेंगे, ये आदमी बोरेंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, जो है वो है। तो लोग वहाँ मुझसे थोड़ा सा डरने लग गए, एंड आई कुड सी इट इनसाइड द हाउस कि ये भी डर रहा है मुझसे, ये भी डर रहा है मुझसे, ये भी डर रहा है। अच्छा, मेरा सबसे करीबी दोस्त जो मैंने बनाया था घर के अंदर वो था जय भानुशाली। आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने उसके कान भरना शुरू कर दिया कि ये नकली है, ये तेरे को ऐसे बोल रहा है पीछे से, और मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैंने उसके पीछे उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला था, और मेरे घर के अंदर सिर्फ वो अकेला दोस्त था मेरा। आहिस्ते आहिस्ते उसने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि तू दोगला है, और मैं कोशिश करता रहा उससे जाकर बात करने की कि मैंने क्या किया, मुझे बता मैंने क्या किया। अगर मैं गेम के लिए रिश्ता बनाता जैसे लोग बनाते हैं उस घर में, तो मैं शायद बोलता भाड़ में जाए तू, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरे को लगता मैं दोगला है तो है। मैंने वो नहीं किया, आई ट्राइड टू, क्योंकि ना मेरा अगर कोई दोस्त है, अगर उसको कोई गलत फहमी भी है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे जाकर पूछूं, उससे बैठूं, वरना दोस्त का अगर वो मैं गलत हूं तो वो एक लाफा मार देगा, और वो गलत हो तो मैं कान खींच लूंगा। मैंने ऐसी दोस्ती सीखी है लाइफ में, मैंने ग्रजेस रखना नहीं सीखा। तो आई वॉज वेरी हर्ट दैट जय वॉज कीपिंग अ ग्रज अगेंस्ट मी, एंड ही केप्ट ऑन कीपिंग अ ग्रज अगेंस्ट मी फॉर नो रीजन। और मुझे पता था कि मैंने कुछ नहीं बोला है उसके बारे में, और लोग इस बात का फायदा उठाने लगे। लोगों को पता चल गया कि विशाल अफेक्ट हो रहा है, अगर हम जय के थ्रू विशाल को कुछ बोलते हैं तो विशाल इस बात से अफेक्ट हो रहा है। मेरे सामने आके बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि हमको तो ये फाड़ देगा, क्योंकि हमसे इसका कोई लेना देना नहीं, हमको फाड़ देगा। लेकिन जय के थ्रू अगर इसको कुछ बोलेंगे तो ये जय को बोल नहीं पाएगा, बिकॉज ही लाइक्स दैट गाय। सिमिलर चीज हुई शमिता अक्का के साथ। शमिता अक्का ने, मैंने उनसे रिश्ता नहीं बनाया था, शमिता अक्का ने मुझसे रिश्ता बनाया था फॉर वॉट एवर रीजन। कोई बोलते, आज मुझे बाहर बहुत लोग बोलते हैं कि तू सबसे स्ट्रांग था तो शी ट्राइड टू यूज यू फॉर द गेम, शी ट्राइड टू मेक अ रिलेशनशिप फॉर द गेम। मुझे नहीं पता वो, और मैं उसमें जाऊंगा भी नहीं। आई डोंट वांट टू सी द नेगेटिव साइड ऑफ एनीथिंग। मैंने उनसे, मेरी तरफ से मैं बताऊंगा कि मेरा रिश्ता उनके साथ सही था, आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन, जब तक शमिता अक्का और मैं थे ना, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर बाहर से एक एक आकर शमिता अक्का को बताने लग गए, और वहां से वो अगेन द सेम थिंग हैपेंड। जो जय के साथ हो रहा था वही शमिता अक्का के साथ होने लग गया। शमिता अक्का स्टार्टेड टेलिंग मी, जो भी बाहर से आकर उनके कान भरता वो मुझे बोलती। अच्छा, मैं जब पूछता मैंने क्या किया है, कुछ नहीं। शमिता अक्का से पूछता मैंने क्या किया है, कुछ नहीं। तो किया क्या है वो कुछ नहीं था, एक भ्रम की दुनिया बनाई गई, क्योंकि लोग विशाल से डरते थे। तो 2 लोग जो विशाल के करीब थे उनको भड़काया गया और कहा गया कि विशाल आपके बारे में ये करता है, विशाल आपके बारे में ये करता है। और बहुत आसान होता है कान भरना, कान के कच्चे जो लोग होते हैं ना, उनका कान भरना बहुत आसान होता है। तो ये होता चला गया, लोग भ्रमित करते गए, और वो मुझे अफेक्ट करने लगा। लेकिन ये 3rd वीक तक मैं बहुत डाउन चला गया। फिर एक दिन मैंने बैठा और मैंने सोचा, बॉस
ना तू यहाँ शमिता अक्का के लिए आया है, ना जय भानुशाली के लिए आया है, तू अपने परिवार के लिए, खुद के लिए आया है। फिर मैंने वहां से अपना गेम ऊपर करना शुरू कर दिया। वहां पर फॉर एग्जाम्पल एक बार नीचे जाने के बाद बिग बॉस में दे रियली डंप यू डाउन, उठने नहीं देते। जैसे जय भानुशाली, उस इंसान, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही एंटरटेनिंग इंसान है, लेकिन उस इंसान को इतना दबाया गया कि तू बाहर तेरा इमेज कैसा दिखता है, तू क्या कर रहा है, खाली घड़ा बोला गया उसको। अब एक इंसान को जब इतना दबाओगे ना, स्पेशली समबडी हुज वर्कड इन द इंडस्ट्री, जैसे मैं, शमिता अक्का, तेजस्वी, करण, जय, हमने काम किया है, दिस अ बॉडी ऑफ वर्क। बाकी जो है बच्चे, द अदर गाइज आर यंग, लाइक प्रतीक, उमर, दे यंग गाइज, उनकी बॉडी ऑफ वर्क नहीं है, सो दे डोंट कम अप विद अ बैगेज, यू नो, उनका कोई बैगेज नहीं है, दे आर स्टार्टिंग, वी कम विद अ बैगेज। मैंने बीरबल किया है तो एक वो इज्जत वाला है, जय इज अ होस्ट, शमिता अक्का ने काम किया, फिल्में की है, तो हम सबके पास एक बैगेज है। तो जब जय को बार बार बोला गया कि तेरी इमेज बाहर कैसे दिख रही है, यू हैव अ वाइफ, यू हैव अ किड, जय को बार बार बोला गया कि तू खाली खड़ा है, कुछ नहीं कर, तो जय ऑल्सो दब गया, और जय उसके बाद ऊपर आ ही नहीं सका, बिकॉज ऑब्वियसली ही जस्ट वांटेड टू लीव। He said, this मेरे को ये शो नहीं करना है, दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ शो। मेरे साथ वो नहीं था, आई एम अ फाइटर, मैंने बचपन से लड़ाई देखी है, मैंने बचपन से लड़ते आया हूँ, मैंने जिंदगी से लड़ा है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हैव ऑलवेज फॉट, गरीबी हो, लाचारी हो, पढ़ाई हो, सबसे लड़ के खुद के बलबूते पे बनाओ। तो आई थॉट अबाउट ऑल दोस थिंग्स एंड आई अगेन केम अप। वहां जंगल से घर में जाना लोगों को एक बार डिफिकल्ट था, मैं 2 बार गया। जब जंगल से घर गया, सबसे पहले मैं गया, वापस हमें बाहर निकाला गया, मैं वापस गया, ठीक है। घर से वीआईपी रूम, पहले 5 लोगों में मैं घुस गया, वापस जब निकाला गया, वापस सेकंड 5 में मैं था, तो मैं वीआईपी रूम से बाहर निकला ही नहीं। सो आई मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। और नीचे से डंप होने के बाद उठना, वही ना कि हारने में प्रॉब्लम नहीं है, हार मान लेने में प्रॉब्लम है। तो मैंने हार माना नहीं, हारता तो फिर उठता और फिर लड़ता। गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिर के नहीं उठने में प्रॉब्लम है, ये मुझे बचपन से पता। तो जितनी बार तुम मुझे गिराओगे उतनी बार मैं उठूंगा, ये मेरे दिमाग में था और मैंने वही किया। और कहीं ना कहीं आप एक मास्टरमाइंड के तौर पर उभर रहे थे, और बाकी कंटेस्टेंट ने उस चीज़ को समझा और फिर कॉर्नर करने की काफ़ी कोशिश हुई, है ना? सर, उस घर में कोने कोने में बात सिर्फ विशाल कोटिन की होती थी। मैंने बाहर आके एपिसोड्स भी देखा तो हर कोने में बात सिर्फ विशाल कोटिन की होती थी। और मैं मास्टरमाइंड था तो था, मैं गेम खेलने के लिए आया था, मैं दिमाग लगाने के लिए आया था। मैंने रिश्ते बनाए तो सही बनाए, रियल बनाए। मुझे बहुत खुशी है आज भी जब भी मैं वो देखता हूँ, वो एक पार्ट जब मैं देखता हूँ, जब प्रेस आई थी और प्रेस ने तेजस्वी को मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, शमिता अक्का को मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, ये बोला वो बोला, बहुत कुछ बोला। और उसके बाद तेजस्वी से, शमिता अक्का से पहले पूछा प्रेस ने कि डू यू ट्रस्ट हिम? शमिता अक्का हेल्ड माई हैंड एंड सेड यस आई ट्रस्ट हिम। उसके बाद तेजस्वी से पूछा कि डू यू ट्रस्ट योर ब्रदर, डू यू ट्रस्ट योर फ्रेंड? तो तेजस्वी ने कहा आई ट्रस्ट हिम 100%। दैट वॉज वॉट आई गेन्ड इन द हाउस। मैंने जो अपने हैं उनका ट्रस्ट जीता है। मैं निकलने के बाद भी जब तेजस्वी से पूछा करण और उमर ने, तो उसने कहा यार मैं आई ट्रस्ट हिम, और वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था, मेरा दोस्त था। सो दैट इज व्हाट आई गेन्ड। और रही बात डर की, जो कॉर्नर करने की बात आप बोलते हो ना, वहां हर किसी की मुझसे फटती थी। पीपल सेड वी डोंट ट्रस्ट विशाल कोटियन, पीपल सेड वो दोगला है, पीपल सेड वो गेम खेलता है। व्हेन आस्क्ड हु इज योर फर्स्ट चॉइस, पीपल सेड विशाल कोटियन। घर में किसको लेके जाने का है? विशाल कोटियन। वीआईपी रूम में किसको लेके जाने का? विशाल कोटियन। क्यों? क्योंकि अगर विशाल बाहर रहेगा तो वो अंदर किसी को रहने नहीं देगा। आई हैव हर्ड दिस, करण कुंद्रा टेलिंग निशांत दैट विशाल को अंदर लाते हैं क्योंकि वो अकेला है बाहर जो हम सबको बाहर निकाल सकता है। निशांत करण कुंद्रा और तेजस्वी को निकालता है लेकिन विशाल को रखता है क्योंकि उसको पता है कि अगर विशाल अगर बाहर रहेगा हम सबको निकालेगा। तो वहां ना एवरीबडी was scared, everybody thought Vishal is a competition। और ये निशांत ने बोला भी है when he nominated me, and I appreciate this about निशांत। उसने कैमरा पे जाके बोला है I am nominating विशाल कोटियन because वो competition, वो बंदा कमाल है, वो एंटरटेन भी करता है, वो गेम भी खेलता है, उसके पास दिमाग भी है, वो मस्ती भी करता है। सो इट्स अ मिक्सचर। सो उसको मैं निकालना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए कंपटीशन है, एंड दैट्स फेयर इनफ, एवरीबडी देयर। और मैं समझता हूँ मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता। अगर मैं किसी को कंपटीशन देखता, उसके मेरे को लगता कि अगर कोई दिमाग लगा रहा है, कोई मास्टरमाइंड है, कोई सब कुछ कर सकता है, तो मैं भी उसके साथ यही करता जो उन्होंने किया।
सो कोई गिला शिकवा नहीं, इट्स अ गेम, इफ आई कैन डू समथिंग दे ऑल्सो आर ओपन टू डू द सेम थिंग, सो इट्स सिंपल एज दैट। वो शॉकिंग था निकलना। बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ना आशीष उस घर में ना मोरलेस ना आपको पता चल जाता है कि आप वीक हो, आप निकलने वाले हो, यू नो। एक तो ये सीजन में नॉमिनेशंस नहीं हुए। क्या होता है उस घर में, कैप्टनसी नॉमिनेशन जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो बिग बॉस का हमने देखा है, उसमें क्या था कि आप एक घर में आते हो 5-6 लोग, आप एक दूसरे से अनबन करते हो, लड़ते हो, उसके बाद बाकी लोग आपको नॉमिनेट करते हैं और लोग आपको बचाते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है बिग बॉस का। जैसे मैंने सेकेंड वीक में ही कैमरा पे जाके कहा था कि मुझे हर वीक नॉमिनेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जनता मुझे बचाएगी, बिकॉज आई नो आई विल गिव इतना कंटेंट एंड एंटरटेन द ऑडियंस, दे विल सेव मी। तीसरे वीक में 3 लोग नॉमिनेटेड थे, मैं, सिम्बा और आकाशा, और मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था, मुझे पता था कि आई एम गुड इनफ टू शो, इफ आई एम नॉट गुड इनफ ऑडियंस विल टेक मी आउट। लेकिन उसके बाद उस घर में नॉमिनेशंस बंद हो गए, और नॉमिनेशंस बंद होते हैं ना तो आपको मौका ही नहीं मिलता परफॉर्म करने का। अगर इस वीक के लिए मैं नॉमिनेटेड हूं तो इस वीक मैं परफॉर्म करूंगा ताकि जनता मुझे बचाए, दैट इज द प्रोसेस। पर नॉमिनेशंस ही बंद हो गए तो हमको मौका ही नहीं, हम में से किसी को भी, नॉट ओनली मी, किसी को मौका ही नहीं दिया गया। विधि, डोनल सीधा निकाला गया, यू नो, द लॉट ऑफ पीपल सीधा निकाले गए, उनको मौका ही नहीं मिला दैट स्पेस टू परफॉर्म, कि आप डेंजर में हो आप परफॉर्म करो, वो मौका नहीं मिला गया। और उस घर में कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हम डेंजर में हैं तो हमें कुछ करना है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वीआईपी रूम में था, एक बार नहीं, पहले वीआईपी रूम में चला गया टास्क जीतकर, फिर निशान ने मुझे वीआईपी रूम में रखा, मैं वीआईपी रूम में हूं, प्रेस सडनली आती है और उस इंसान को बॉटम 6 में रखती है जो आप पहले दिन से आपको कंटेंट दे रहा है, घर में 2 बार जा चुका है, वीआईपी रूम में 2 बार जा चुका है, वो वीआईपी रूम में इस वक्त है, आप उसको बॉटम 6 में डाल देते हो। अच्छा बुरा की बात नहीं है, अगर मैं बुरा भी खेल रहा हूं तो भी खेल रहा हूं ना, खेलना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अच्छा या बुरा इज सब्जेक्टिव, आपको जो वहां से 6 दिखता है मुझे 9 दिखेगा, लेकिन मैं खेल रहा हूं, चारों तरफ मेरी बातें हो रही है, शमी तक का मेरी बात कर रही है, निशान प्रतीक से मेरी बात कर रहा है, करण तेजा से मेरे लिए झगड़ रहा है, यू नो, उमर मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता है, तो चारों और बातें एक ही आदमी की हो रही है, विशाल कोटियन, और आप उसी को सीधा बॉटम 6 में रखते हो। पहला धक्का तो मेरे लिए वो था कि हाउ कैन यू कीप मी इन बॉटम 6। प्रेस ने बड़ी बड़ी बातें उठाई कि आपने शमी तक के फैमिली के, मुझे अभी भी याद है, प्रेस ने कहा कि विशाल आपने शमिता को बहन माना है और आप शिल्पा शेट्टी के बारे में उस बोलते हो पीछे से। अब मैंने रियलाइज किया कि मैंने शिल्पा अक्का के बारे में कभी नहीं बोला है। आपको इतना तो पता होता है, आप भले ही बातें भूल जाते हो, लेकिन एक नाम अभी मैंने अगर आपके बारे में, आशीष के बारे में कभी बात ही नहीं की है, मुझे इतना तो याद रहेगा कि मैंने आशीष के बारे में नहीं बात की है, तो मैंने बोला मैंने शिल्पा अक्का के बारे में बात ही नहीं की है कभी पीछे से। तो प्रेस में जो पीछे से एक लेडी बैठी थी उसके कान में बोलती है कि नहीं नहीं शिल्पा अक्का के बारे में नहीं, राकेश के बारे में बोला है। सो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसको ये भी नहीं पता था कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ फीड किया गया था उनको कि विशाल को ये बोलना है, ठीक है। और जब राकेश के बारे में, हाँ वो आप डैन में स्पूफ कर रहे थे, वो स्पूफ में सत्ते पे सत्ता पे कर रहा था, सत्ते पे सत्ता में 7 भाइयों पे कर रहा था, उसमें मैंने सबको लपेटे में लिया है। करण बैठा था, करण को लपेटे में लिया है, ये साला करण बड़ा बड़ा रियलिटी शो करके आता है, हाँ साला पता नहीं इधर क्यों आया, इधर आया लड़की पटा और लड़की के नाम पे अभी आगे बढ़ रहा है, मालूम क्यों? क्योंकि दारू नहीं पीता, दारू पीने से साला लिवर खराब हो जाता है। अपने को भी आदत नहीं है, ये निशांत बेवड़े की पार्टी में गया था, उधर 4 बॉटल, तो मैंने सब पे किया है, निशान पे भी किया है। ऐसा करते करते उससे उससे बड़ा, उससे छोटा राजीव साला लंदन से आया, जानता करता है, साला कुछ पता नहीं किसका पहचान से, इधर क्या करने आया, शमिता का कान भरा आके उसको बैंड बोलता है, मालूम क्यों? क्योंकि दारू नहीं पीता, दारू पीने से साला लिवर खराब हो जाता है। उसी फ्लो में मैंने बोला कि उससे बड़ा अपना भाई राकेश साला क्या भाई अपना अमोल पालेकर जैसा हरकतें और नील नितिन मुकेश जैसा दिखता है साला, हाँ पता है क्या हाथ मारा है सीधा शमिता शेट्टी, अबे दोनों पूरा दुनिया घूमेगा और शो करेगा, मालूम क्यों? दारू नहीं पीता है। तो ये एक स्पूफ है, इसमें मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता हूं। उसमें उमर के बारे में बोला है, ये उमर मालूम है साला 106 हड्डियों वाला डॉक्टर है क्या फर्नीचर है पता नहीं, यहाँ घूमता रहता हीरो बन के, सैफ अली का डुप्लीकेट है साला, मालूम क्यों? दारू नहीं पीता। तो ये स्पूफ जब मैं कर रहा हूं, वो स्पूफ में सब लोग दारू नहीं पीता और कोरस में बोल रहे हैं सब, और एक स्पूफ है, सब हंस रहे हैं उसमें। सडनली उसको पिक किया और आपने राकेश बापट के बारे में, मैंने नहीं बोला है भाई, राकेश बापट एक्टर है, वो खुद समझेगा, वी आर ऑल एक्टर्स, हम स्पूफ करते हैं। अगर ये स्पूफ बुरा है
तो कपिल शर्मा जी को तो सर मतलब वो तो स्पूफ ही करते हैं एंड ही मेक्स फन ऑफ पीपल एंड इट्स बैशिंग, इट हैज टू बी टेकन इन गुड ह्यूमर। वो मुझे सुनाकर बोला कि नहीं 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 तुमने राकेश के बारे में बोला इसलिए तुम बॉटम 6 में हो। सो वो बॉटम 6 ही मेरे लिए शॉकिंग था, बिकॉज आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू विन बॉटम 6। उसके बाद भी जब फिनाले का टास्क दिया गया था कि 4-5 लोग हो आप लोग और आप एंटरटेन करो ऑडियंस को, वो वोटिंग लाइन सिर्फ 20 मिनट के लिए खोली गई, सिर्फ 20 मिनट, एंड वो भी वोटिंग 20 मिनट के लिए खोली गई, ओनली पीपल ऑन द नेट वोटेड, इट वाज नॉट टेलीविजन ऑडियंस। तो सडनली तुम बोलते हो कि आप सब लोग अपने काम धंधे छोड़ जो ऑफिस बीफिस में, चलो इंटरनेट के सामने बैठो 20 मिनट के लिए और वोट करो, यू नो। और वो 20 मिनट के लिए वोटिंग खोली गई, उसमें भी हमें टास्क में क्लियरली बोला गया था कि आप किसी को छू नहीं सकते, आप कोई भी तरह का लिक्विड नहीं यूज कर सकते। मैं फॉलो कर रहा था, मैं एंटरटेन कर रहा था, मैंने शेव कर लिया, मैंने पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहन लिया, मैं लड़की बना, मैंने सब कुछ किया जो एंटरटेनिंग तरीके से आप ऑडियंस को दे सकते हो। उमर ने पूरी तरह से ऊपर से नीचे फोम लगा लिया था, विच इज नॉट अलाउड बिकॉज यू आर टोल्ड नॉट टू अलाउ। अच्छा, राजीव अदत्या ने तो इतना लोगों को चिल्लम चिल्ली करके धक्का मुक्की की है कि तेजस्वी के कान में तो उसने वो प्लास्टिक का, ये ऐसे प्लास्टिक का था, वो पूरा घुसा दिया। शी हैड टू एंटर द मेडिकल रूम आफ्टरवर्ड्स। तो तुमने छूने वाले रूल को तोड़ा है, तुमने लिक्विड वाले रूल को तोड़ा है, किसी का कोई लेना देना नहीं। अगर वैसे ही था, अगर ये सब अलाउड है, मेरे लिए तो बहुत सिंपल था रिएक्शन निकालना। मैं शमिता को उठाता और पानी में कूद जाता। उस घर में शमिता शेट्टी को उठाकर स्विमिंग पूल में कूदने की किसी की हैसियत थी तो वो मेरी थी, और शमिता का कुछ नहीं बोलती, खत्म हो जाता गेम। उधर से उठा के कूद जाता, वैसे रिएक्ट कर देती। बट वी वर टोल्ड नॉट टू यूज लिक्विड, वी वर टोल्ड नॉट टू टच एनीबॉडी। उसके बावजूद मुझे नहीं लगा था कि आई एम गोइंग आउट, बिकॉज आई डिडंट डिजर्व टू गो आउट ऑफ द शो। मुझे लगा था कि मैं हूं शो में, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट पीपल इन द हाउस, व्हेन आई केम आउट द मीडिया वाज शॉक्ड। एवरीबडी थॉट दैट आई एम गोइंग इनटू द सीक्रेट रूम, जो एक होता है कि सीक्रेट रूम। जब बाहर निकल रहे थे तो जय ने मुझे बोला कि मैं और नेहा तो घर जा रहे हैं, तेरे को शायद सीक्रेट रूम में डाल रहे हैं। मैंने बोला मुझे भी लगा मैं झूठ क्यों बोलूं कि शायद सीक्रेट रूम में ले जा रहे हो। निकलते निकलते सीधे रास्ते पे ले आए बाहर। तब मैंने बोला जय ये कौन सा सीक्रेट रूम है, ये तो बाहर ही निकल रहा है बे। तो निकाल दिया उन्होंने बाहर। बट दैट वाज इट वाज वेरी शॉकिंग। आई डोंट थिंक दैट जो बिग बॉस जैसे चल रहा था और जो कंटेंट मैं दे रहा था और जैसे मैं गेम खेल रहा था, आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू गो आउट। हर प्लेयर को ऐसे ही लगता है। ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू स्टे इन द हाउस, एवरीबडी वांट्स टू विन। पर बाहर आने के बाद भी, शो देखकर भी मुझे ऐसे लगा कि आई शुड हैव बीन गोइंग आउट ऑफ द हाउस। दूसरी बार वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे भी बात थी आने की, वो भी एक झटका था। नहीं, वो तो बहुत बड़ा झटका था। जब पहली बार मैं घर से निकला, मैंने शायरी बोली और मैं बहुत ही पीसफुली, मैंने घर के बारे में जो फील किया था वो मैंने बयां किया और बाहर निकल गया। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, बुरा लगा लेकिन तकलीफ नहीं हुई। आई सेड चलो दिस अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, ठीक है। कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये भी था कि इस घर के अंदर वापस अगर किसी वाइल्ड कार्ड के जाने की औकात है तो सिर्फ मेरी है। बाहर वो उस घर के अंदर ऐसा कोई कॉन्टेस्टेंट नहीं था जो बाहर आकर फिर अंदर जाने की हैसियत रखा। और मैं हैसियत वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मेहनत किया है उस घर में उतना। तो कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि मैं वापस जाऊंगा, बट आई वॉज ओके विद इट। अगर नहीं गया तो भी आई वॉज ओके विद। इतना सारा प्यार मिल रहा था, इतना सारा प्यार मिल रहा था बाहर, इतने सारे अटेंशन मिल रहे थे। मैं बाहर आने के एक हफ्ते बाद जब मॉल गया, फिनिक्स मॉल में मैं गया था, तो वहां पर पब्लिक जम गई थी और एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग कि अरे ये बाहर है, ये बाहर है, सीक्रेट रूम में नहीं है। दैट इज द टाइम आई रियलाइज द एंटायर ऑडियंस थिंक्स दैट आई एम स्टिल इन सीक्रेट रूम। They didn't know that I'm out. पहली बार उन्होंने मुझे बाहर देखा और वो रियलाइज कर रहे हैं कि अरे ये तो बाहर आ गया। And everybody like we'll stop watching the show, you're out. And I was like okay चलो, इतना अटेंशन तो मिल रहा है लाइफ में, बहुत खुश था मैं। मुझे जब बोला गया फोन करके कि आप वापस वाइल्ड कार्ड जा रहे हो और 1 महीना है, यू आर गोइंग इन एज अ कॉन्टेस्टेंट, यू विल प्ले टू विन। मैंने कहा ओके। मुझे क्वारंटाइन में रखा गया। मैं एक टेस्ट हुआ, मेरा कोविड टेस्ट हुआ, नेगेटिव आया। फिर मुझे वेस्टिन होटल में क्वारंटीन में रखा गया 6 दिन के लिए। 6 दिन के बाद एक सुबह नॉर्मल रैपिड टेस्ट होता है। एंड आई वाज लाइक ये क्यों कर रहे हो आप? दे सेड नहीं ये गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है, वी आर पुटिंग इनटू द हाउस, आज आपको घर में एंट्री है। तो 11 बजे मैं फिल्म सिटी पहुंचा। मेरे सारे कपड़े टैग्स हुए। इनफैक्ट आज भी कभी कभी कोई टी शर्ट निकलता है जिसमें एडिडास के मार्क के ऊपर पट्टी लगाई हुई है जो उन्होंने की थी, सारे कपड़े टैग हुए। मेरे कॉस्ट्यूम दिया गया मुझे, केन फर्न्स ने चीते का कॉस्ट्यूम बनाया था बड़ा,
और गाना जिस पर मैं एंट्री करने वाला था वो था भाग 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 आया शेर आया शेर। तो दे वर सपोज टू कीप मी एट द सेंटर और भाग 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 आया शेर पे उन लोग मुझे गार्डन एरिया में एंट्री करने वाले थे। एग्जैक्टली 1 बजे कृणाली आई और मुझसे कहा कि 10 मिनट्स यू एंटरिंग द हाउस। मेरा ये वैन था और ये बिग बॉस का गेट, एग्जैक्टली ऐसा मेरा वैनिटी और ये बिग बॉस का गेट। मैंने कहा कृणाली एक चाय पिला दे, घर के अंदर करण बहुत गंदी चाय बनाता है, उसकी चाय नहीं पीनी है मुझे। तो उसने कहा ठीक है, मुझे चाय ला के दी गई, मैं चाय पी रहा था। उतने में ये गेट और वैन के बीच में एक जीप आई और रुकाया जीप और मुझे कहा कि आप फटाफट जीप में भेजो। वही कप हाथ में, वही कॉस्ट्यूम, वही मेकअप के साथ मैं वैन में बैठा, सॉरी जीप में बैठा और ये गेट, ये वैन और जीप यहाँ से निकल गई। मैंने बोला अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं और से तो एंट्री नहीं है आज। तब तक मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मुझे फिल्म सिटी के बाहर ले गया और तब एक फ़ोन कॉल आया क्रिएटिव का कि सर आपको हम वापस भेज रहे हैं। अब होटल तो नहीं भेज सकते क्योंकि वो कोविड पेशेंट को नहीं लेंगे, आप कोविड पॉजिटिव हो, जो सुबह आपने टेस्ट किया है वो कोविड पॉजिटिव है। दैट इज द टाइम मुझे आई ब्रोक डाउन। जैसे मैंने कहा इस बार मैं टूट गया और मुझे क्योंकि वो 5-6 दिन जब मैं क्वारंटीन में था मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि अब ऐसे खेलूंगा, अब ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये गेम खेलूंगा, मैंने पूरा। और मैं वापस जाता तो तहलका मचा देता क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि भूखा शेर जो है वो शिकार करता है लेकिन जख्मी शेर तबाही मचाता है। तो इस बार तबाही होने वाली थी पर मैं नहीं जा पाया और मुझे उस वक्त पहली बार लगा कि तेरी बिग बॉस की कहानी अधूरी रह गई। एंड किसी की कोई गलती नहीं थी। मतलब लोग क्वारंटीन में जाते हैं ताकि कोविड ना हो। मैं दुनिया का पहला प्राणी होऊंगा जिसको क्वारंटीन में कोविड हुआ है। एंड एवरीबडी, द चैनल क्रिएटिव्स, द चैनल पीपल, एवरीबडी वांटेड मी टू गेट बैक इनटू द हाउस। और मैं उनकी स्ट्रगल देख रहा था। उन्होंने भी एक क्रिएटिव बनाया था कि विशाल अंदर जाएगा तो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, बिकॉज एवरीबडी नोज कि ये क्या कर सकता है। और मैं उनकी जद्दोजहद देख रहा था। दे केप्ट टेस्टिंग मी फॉर 5 days आफ्टर आई केम आउट और कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे 7 टेस्ट हुए हैं, 5 दिन में 7 टेस्ट हुए हैं और 7 में से 3 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव आए। एंड एवरी डे द रिजल्ट वुड कम समथिंग एल्स। अरे आज सुबह नेगेटिव आ गया, चलो चलो वेरी गुड, कल तक देखते हैं, कल अगर आ गया नेगेटिव तो कोई भी 2 रिपोर्ट कंसेक्यूटिव मेरा सेम नहीं आया। आज नेगेटिव आया तो कल सुबह फिर पॉजिटिव, अरे आज पॉजिटिव आया, शाम का रिपोर्ट करते हैं, शाम का रिपोर्ट फिर नेगेटिव। I really don't know what happened, but every day for 5 days, everybody tried. The channel tried, the creative tried, and I could see the desperation that even they wanted me to be in the show. But किस्मत और वो नहीं हुआ and then I was like चलो यार, शायद किस्मत में नहीं था। तो जब मुझे पहली बार जब मेरा एलिमिनेशन हुआ मुझे इतना बुरा नहीं लगा, पर जब वाइल्ड कार्ड में मैं वापस नहीं जा पाया, मतलब हाथ को आया मुंह ना लगा वाली बात हो गई मेरे लिए। दैट टाइम आई रियली फेल्ट बैड बिकॉज आई रियली वांटेड टू गेट बैक इनटू द हाउस। और वो एक काफी लो फेज था, बहुत लो फेज था, बहुत डिप्रेसिंग फेज था। मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा था एंड बहुत ही अजीब फेज भी था मेरे लिए बिकॉज आई कुड सी एवरी डे। मतलब टीवी में देखता था, बिग बॉस देखता था, तो मुझे लगता था कि मैं अंदर हो, इस वक्त मैं अंदर होता, मैं अंदर होना चाहिए था। एवरीबडी वांटेड टू पुट मी इन। और क्या हो गया, मेरी कोई गलती नहीं, मैं कोविड में कहीं गया नहीं, मैं रूम के बाहर गया नहीं और मुझे कोविड हो गया, तो इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। तो मुझे उस बात की सज़ा दी जा रही थी जो मेरी गलती ही नहीं थी। एंड आई स्टार्टेड ईटिंग। मेरी आदत है कि मैं जब भी बुरा फील करता हूँ, जब भी दुखी होता हूँ, मैं खाता हूँ। आई गो ऑन अ फैट डाइट, एवरीथिंग दैट इज़ फैटी आई ईट। मैं बर्गर्स खाता हूँ, मैं चिप्स खाता हूँ, मैं कोक मैं कोलाज पीता हूँ, पेप्सी, कोक, कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगता हूँ, मैं आइसक्रीम खाता हूँ और मिठाई खाता हूँ। मुझे आई हैव अ वेरी स्वीट टूथ। तो मैंने उन दिनों 1 महीने तक गाजर का हलवा और नेचुरल आइसक्रीम, रोज़ वैनिला नेचुरल आइसक्रीम 1 फुल हाफ kg और हाफ kg गाजर हलवा, ये रोज़ खाता था मैं। एंड व्हेन आई वेंट इनटू बिग बॉस हाउस माय वेट वाज 78। व्हेन आई केम आउट ऑफ बिग बॉस माय वेट वाज 75। मैं बिग बॉस के घर के अंदर वेट लॉस हो ही जाता है बिकॉज वी बहुत कम खाते हैं अंदर घर के अंदर हम लोग। And one fine day, I realized my weight was 90 kgs. So I had put on 15 kgs. And this happened in 40 days. 40 दिन में मैंने 15 किलो वेट गेन कर लिया था रोज खाते खाते। एंड देन आई रियलाइज कि यार ये बिग बॉस तो खत्म हो जाएगा पर इसके बाद भी काम करना है।
आई वॉज ऑफर्ड अ फिल्म जो मैंने कंप्लीट की है अभी, एंड दे वर सपोज टू स्टार्ट एंड आई वॉज सपोज टू प्ले एन इंस्पेक्टर इन दैट. पार्टनर्स नाम की फिल्म है और मैं कॉप प्ले कर रहा हूँ. अब मोटा कॉप कैसे लगेगा? सो आई वाज लाइक यार ये तो तेरे काम के साथ गद्दारी हो जाएगी. तू बुरा फील कर रहा है, तू डिप्रेसिंग फील कर रहा है, पर काम के साथ यू कैन नॉट बी. जो काम है वो काम है, उसको शिद्दत से करना है. इसी काम ने 20 साल से तुझे रोजी रोटी दी है. एंड आई वन डे, और ये ऐसे हो जाता है मेरे साथ, एक बार मैं सोच लेता हूँ तो फिर आई एम वेरी हेडस्ट्रॉन्ग. और मैंने कहा कि नहीं, कल से मैं शुरू करूंगा. एंड देन इन 50 days, exactly 50 days, I came from 90 to 77. I lost 13 kilos in 50 days. मेरे पास पिक्चर्स आपको मैं शेयर करूंगा दोनों, पहले के भी और फिर मोटा होने के बाद भी और फिर उसके बाद नॉर्मल होने के बाद भी. So I came back to 77, same weight which I had entered Big Boss in, 77, 78. मैं 13 kgs loss करके I again came back to my fitness. So this happened after the wild card. इमोशनली बहुत ज़्यादा हिट कर गया आप. मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा हिट कर गया. एक तो आई डिडंट डिजर्व टू गेट आउट व्हेन आई वाज टेकन आउट. मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था कि मैं बाहर निकलूं. ये मैं नहीं कहता, सब लोग कहते हैं. इवन द चैनल टोल्ड मी दैट वी आर टेकिंग यू आउट बिकॉज यू वांट टू पुट यू बैक इन. मुझे कहा गया था कि आपको वापस डालेंगे. अब किसी ने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि कोविड के टाइम पर ये शॉक वाला खेल नहीं खेल सकते. ऑडियंस को शॉक देने वाला खेल कोविड के टाइम पे नहीं खेल सकते. इवन सलमान सर टोल्ड आफ्टर पार्टी में, सलमान सर वाज टेलिंग देम दैट इसके साथ तुम वो रिस्क ले नहीं सकते थे. नॉर्मल जब सीजन थे तब कोविड नहीं था तो ठीक था, तुमने लोगों को बाहर निकाला, तुमने लोगों को सीक्रेट रूम में रखा, तुमने लोगों को वापस वाइल्ड कार्ड डालने के लिए बाहर निकाला, जो काफ़ी बार हुआ है. बहुत लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया है. लेकिन कोविड के टाइम पे तुमने इसके साथ ये रिस्क लिया ही क्यों? तुमको अगर इसको निकाल कर बाहर डालना था, कोविड के टाइम पे ये रिस्क नहीं ले सकते थे. इस वजह से तुमने इसके पूरे बिग बॉस की जर्नी अधूरी कर दी. ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था. एंड इवन सलमान सर केप्ट सेइंग कि वो तुम्हें कंटेंट भी दे रहा था, वो तुम्हारे लिए एंटरटेन भी कर रहा था, वो झगड़े भी कर रहा था, वो विलन भी था, वो हीरो भी था, वो मास्टरमाइंड भी था. ही वॉज एन ऑलराउंडर. सो वो तुम उसको कैसे मिड शो से बाहर निकाल के सोच सकते हो कि इसको वापस डालेंगे तो मजा आएगा? और वापस डालेंगे वो टाइम ठीक नहीं है क्योंकि कोविड का टाइम है, वो शायद तुम उसे वापस डाल ही ना पाओ. एंड ही वॉज राइट, वही हुआ. आई कुड नेवर गो बैक. सो आई वॉज मेंटली ब्रोकन. आई फेल्ट वेरी बैड. आई फेल्ट कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. सारे वो सब ख्याल आने लगते हैं कि यार बचपन से ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है. भाई इतना संघर्ष, माँ का खो जाना, फिर लाइफ में संघर्ष, खुद को बनाना, फिर पढ़ाई में संघर्ष, फिर टेलीविज़न में संघर्ष, फिर बिग बॉस में आने के बाद वहाँ भी संघर्ष बिना किसी गलती के. सो ऑल दीज थॉट्स केम टू मी. एंड फिर उसका एक ही जरिया होता है मेरे लिए, खाओ, मीठा खाओ, आई फील हैप्पी. इसका कोई साइंटिफिक रीज़न भी होगा, आई नीड टू आस्क अ डॉक्टर, कि जब आप मीठा खाते हो तो बहुत अच्छा फील करते हो, जब आप फैटी फूड खाते हो तो बहुत अच्छा फील करते हो. एंड आई केप्ट डूइंग दैट फ्रॉम 6-pack 8-pack एब्स इन बिग बॉस. आई हैड अ पॉन्च एंड देन अगेन I came back to 6 packs. So हिम्मत तो बहुत है. बिग बॉस से कुछ सीख लेके आए आप? बिग बॉस जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है. बिग बॉस से मुझे ये सीखने मिला है कि कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं है. इट्स ऑल हियर, इट इज़ एग्जैक्टली हियर. किसी भी सिचुएशन में या तो भाग लो या उससे भाग लो, वही है. या तो उस सिचुएशन में भाग लो या उस सिचुएशन से भाग लो, उसके अलावा कुछ नहीं है. तो बिग बॉस से मुझे सबसे बड़ी सीख यही मिली है कि फेस इट. व्हेन यू फेस योर प्रॉब्लम्स आर नो मोर प्रॉब्लम्स. कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम इज एज बिग एज यू सी इट. अगर उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे और बोलेगा अबे चल तेरे से बड़े बड़े देखे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. बिग बॉस से सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली है. बिग बॉस से मैंने ये सीखा है कि छोटी छोटी चीज़ें, खैर ये तो मेरे लिए बाकी लोग के लिए बड़ी सीख थी. मैं तो ये हमेशा बोलता रहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत सीखो. ये मोबाइल फ़ोन्स, ये कार्स, ये गैजेट्स, ये सब शौक़ है, अच्छा है, अपने पास है, मेरे पास भी है, अच्छा लगता है तो, पर ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये लग्जरी है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड लग्जरी. लग्जरी विल ऑलवेज बी देयर बट नीड इज़ नीड. नीड इज़ सूरज, नीड इज़ खाना, दाल चावल. सो ये छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनकी अहमियत सिखाता है बिग बॉस. परिवार, हम परिवार को भूल जाते हैं. अभी क्या है, घर जाने के बाद डैडी तो होंगे ही ना. मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, यार डैडी तो घर पे हो. कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार को निगलेक्ट कर देते हैं जस्ट दोस्तों के साथ घूमने के लिए, पार्टी करने के लिए, कहीं जाने के लिए, स्वार्थी हो जाते हैं.
भूल जाते हैं कि यही डैडी थे, यही मम्मी थी जो बचपन में जब हम अकेले होते थे तो हमारा साथ इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे डैड ने किसी भी दिवाली पे, किसी भी बर्थडे पे कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो भी जा सकते थे लेकिन वो कभी नहीं गए सोच के कि मैं अकेला नहीं रह जाऊं। तो आज जब मेरे डैड अकेले हैं तो मैं कहीं बाहर क्यों जाऊं, क्योंकि वो भी तो उसी फेज में है, अकेलापन वो भी फील करते होंगे। तो बिग बॉस ने मुझे परिवार का महत्व समझाया, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। जब फैमिली आपके पास नहीं होती, और यकीन मानिएगा जो जो चीज़ों को आप आज ग्रांटेड लेते हैं, कोविड ने हमें सबको सिखा दिया कि जिन चीज़ों को हम ग्रांटेड लेते हैं, परिवार को, डैड को, मॉम को, दोस्त को, भाई को, पल भर में वो नहीं रहेंगे, और जब नहीं रहेंगे तो दोबारा उनके साथ आप नहीं हो सकते। तो जितना वक्त उनके साथ है, उनके साथ पूरा वक्त खुशी से बिताइए ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। तो बिग बॉस ने परिवार से जब दूर किया तो इस बात को इस बात की सीख दी कि सबसे पहले परिवार, सबसे पहले अपने लोग, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये चंद चीज़ें हैं जो बिग बॉस ने मुझे फिर से, मतलब ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि मेरे अंदर नहीं थी, पर उसको फिर से उभारा है, फिर से मुझे रीजनरेट करके बताया कि यस, दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट। बिग बॉस में तो स्लम की बात हुई, रियल लाइफ में इसके अलावा कभी ऐसा लो फेज आया था और फिर कैसे बाउंस बैक किया? सर बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो जिंदगी आंख में चोली है, बट दैट इज हाउ लाइफ इज। लाइफ, अगर लाइफ सिर्फ ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, किसी का नहीं होता। इट इज अबाउट कि अगर बुरा वक्त आए तो सोचिएगा कि अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। लाइफ इज ऑलवेज बीन लाइक दैट विद मी। भले वो गरीब घर में पैदा होना हो, भले वो ऐसे माँ बाप के साथ रहना हो जिनके परिवारों ने उन्हें छोड़ दिया था बिकॉज इट वॉज अ लव मैरिज, क्योंकि वो अकेले रह रहे थे। एंड भले एरिया में घूमकर अपनी चीज़ें करना। स्कूल में जब मैं गया तो मेरे स्कूल में मेरे बाकी सब बच्चे काफ़ी अमीर घर से आते थे, तो वो थोड़ा इंफीरियर फील करना कि उनके घर पे अगर बर्थडे को बुलाया जाए तो क्या पहन के जाऊं, कैसे जाऊं, क्यों मैं अकेला अजीब ना लगूं। वो सारे बड़े बड़े घर से आते हैं, वो अच्छे कपड़े में होंगे, गिफ्ट क्या लेके जाऊं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, गिफ्ट क्या लेके जाऊं। तो मैं यूजुअली बहुत सेफ खेलता था, क्योंकि दिमाग मेरे में तब भी था। मैं कोई बुक ले जाता था। अब बुक जो होती है ना, किसी की लिखी हुई बुक, वो सस्ते में भी मिल जाती है और वो आदरणीय भी हो जाती है। यू कैन नॉट जज अ बुक, किसी की लिखी हुई बुक को यू कैन नॉट जज। सो वो गिफ्ट भी बहुत सो ऑल दीज थिंग्स ऑलवेज वे देयर। सो नीचे से ऊपर आना, कोई भी अगर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो वहाँ से ऊपर कैसे निकलना, हिम्मत कैसे नहीं तोड़ना, ये बचपन से मेरे साथ होता रहा है। वो स्कूल में हुआ, कॉलेज में हुआ, बिग बॉस के घर में हुआ, लाइफ में इट गोज ऑन। बट द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज नॉट गिविंग अप। जैसे मैंने कहा ना कि गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिर के नहीं उठने में प्रॉब्लम है। हारने में प्रॉब्लम नहीं है, हार मान लेने में प्रॉब्लम है। बहुत लोग गिर के उठना ही नहीं चाहते। बहुत लोग जब हार जाते हैं तो हार मान लेते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। जिंदगी है तो हर किसी के साथ होगा ही। आप कोई एक इंसान बता दीजिए कि जिसकी जिंदगी में कठिनाई नहीं है और जो बहुत ही खुशी खुशी पैदा हुआ और खुशी खुशी मर गया। मैं हमेशा ये बात कहता हूं लोगों को कि हम सब एक ही दरिया में हैं, सबके नाव अलग है। आप, मैं, जितने भी लोग हैं सब एक ही दरिया में हैं, सबके नाव अलग अलग है और अपने अपने नाव के हिसाब से वो दरिया का सफर कर रहे हैं। आप शायद शिप में हो, मैं अपना चप्पू चला रहा हूँ। कठिनाइयां वही है, दरिया वही। सो अगर वो सोच के अगर आप चलेंगे और तो आप दरिया पार कर जाएंगे। रिश्ते बनाए अपने शो में, किन लोगों से टच में हैं? मैं सभी से टच में हूँ मोस्टली। मैं शमिता अक्का से टच में नहीं हूँ, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अक्का अन्ना का ही था। उसके अलावा बाकी सबसे टच में हूँ मैं। ज़्यादा मेरा मिलना नहीं हुआ है किसी से। तेजू मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, मैं उससे अभी तक नहीं मिला हूँ बिग बॉस के बाद, बिकॉज आई वाज शूटिंग माई फिल्म फॉर गुड 45 डेज और उसके बाद वो नागिन बन के घूम रही है। वो मुझे बोलती है कि सेट पे आजा मिलने के लिए, पर सेट पे जाना मेरे लिए भी थोड़ा ऑड है। कोशिश कर रहा हूँ मैं उससे कि अभी जल्दी में मिलूँ। करण से मिलने का प्लान था पर वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया, फिर करण को पूना जाना पड़ा अभी, तो वो हम नहीं मिल पाए। जय से मैं मिला हूँ, सबसे ज़्यादा जय से ही मिला हूँ। तो सबसे शॉकिंग यही है लोगों के लिए कि ये इससे इतनी बार क्यों मिल रहा है। पर जय मेरा जेन्युइनली अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है। उसकी बेटी बहुत प्यारी है, जय से ज़्यादा प्यारी उसकी बेटी है बाय द वे। तो जय से मिलना होता है। माहिदी, जय's वाइफ इज़ वेरी क्लोज एंड वेरी स्वीट, उनसे मिलना होता है। फिर सिम्बा से मिलूंगा मैं बहुत जल्दी, उससे मिलना है। निशांत से मिला अभी हाल ही में।
प्रतीक से मिलने वाला था उस दिन, वो चेंबूर चला गया. तो आई एम ट्राइंग टू मीट एवरीबडी नाउ सिंस माई फिल्म इज ओवर एंड आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. एंड तेजू से बहुत जल्दी मिलूंगा. पर सबको लगता था कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद सबसे पहले मैं शमित अक्का से मिलूंगा, और वो शायद नहीं हुआ, और पता नहीं होगा भी या नहीं. ये सरप्राइजिंग है लेकिन सबके लिए, ऐसा क्यों? अब मुझे नहीं पता. मुझे लोग पूछते हैं कि अक्का को आपसे क्या प्रॉब्लम है. मैं बोलता हूँ ये अक्का को जो प्रॉब्लम है ये आपको अक्का से पूछना चाहिए. अन्ना को अक्का से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर अक्का को कोई प्रॉब्लम है तो अक्का बता नहीं रही है. So I really don't have any problem with her. I have always spoken good about her. I have always wished her well. अगर उनको कोई प्रॉब्लम है उन्होंने बताया नहीं. एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि मुझे विशाल से ये प्रॉब्लम है कि स्टेज पे उसने विनर जब सलमान सर ने पूछा कि आपको कौन लगता है कौन जीतेगा, तो उसने तेजस्वी का नाम लिया. पर वो नॉर्मल है. मतलब मैं तेजस्वी का ही नाम लूंगा, क्योंकि घर के अंदर भी जब शमिता अक्का ने पूछा था कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन है, मैंने कहा था तेजस्वी. उस पर हमारा झगड़ा हुआ था. पर बोलने वाली ये बात है कि मेरा फर्स्ट चॉइस तेजस्वी, फिर शमिता अक्का. हर इंटरव्यू में हर जगह कहा है मैंने. लेकिन शमिता अक्का का फर्स्ट चॉइस वॉज राकेश, सेकंड चॉइस वॉज राजीव, थर्ड चॉइस वॉज नेहा. मैं तो चौथे नंबर पे था. फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं. इट्स ओके, क्योंकि मैंने गेम के लिए रिश्ता नहीं बनाया. तो गेम में अगर आप मुझे चूज नहीं कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि अगर गेम के लिए रिश्ता बनाया है तो फिर वो गेम वाला रिश्ता हो गया. तो मेरा रिश्ता, कोई भी रिश्ता जो मैं बनाता हूँ गेम से ऊपर है. तो मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी चॉइस में नहीं हूं तो भी मैं खुद कर लूंगा अपने गेम को. मेरे पास उतना दिमाग है कि अकेले अपने गेम में खेल सकता हूं. मुझे किसी की जरूरत नहीं है. पर रिश्ता गेम के लिए नहीं बनाया, और रिश्ता गेम के लिए बनाऊंगा भी नहीं. अगर उन्होंने ये कहा कि स्टेज पे मैंने तेजस्वी का नाम लिया है, तो बहुत फनी है, क्योंकि स्टेज पे उस वक्त तेजस्वी और प्रतीक खड़े थे. अब प्रतीक से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है. प्रतीक को घर के अंदर भी प्रतीक एंड आया वेरी गुड. ही स्टिल कॉल्स मी भैया, और जब भी बात करते बड़े इज्जत से, बड़ा प्यारा लड़का है वो. पर मेरी दोस्त तेजस्वी है यार, सिंपल है. तो मैं तेजस्वी का ही नाम लूंगा. अगर शमिता अक्का और तेजस्वी स्टेज पे खड़ी होती और मैं तेजस्वी का नाम लेता और शमिता अक्का भड़क जाती, तब भी शायद मैं तेजस्वी का नाम लेता, क्योंकि मैंने बोला है क्लियरली. लेकिन तब शमिता अक्का अगर भड़कती तो आई वुड स्टिल अंडरस्टैंड कि एक बहन के नाते शी गॉट हर्ट कि मेरे रहते हुए तूने. दैट वुड बी नोक झोंक वाला, जेलसी वाला, और वो वाला एनवी वाला, कि वो भाई बहन के बीच की तकरार होती है ना, कि मेरे रहते हुए तूने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया, कैसे लिया. और मैंने बोला था कि मेरे लिए जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी वो होगी जब तेजस्वी और शमिता में से एक को चूज करना पड़ेगा. तो घर के अंदर भी मैंने बोला, पर वो सिचुएशन तो थी नहीं. प्रतीक और तेजस्वी में से आई हैव टू नेम तेजस्वी. देयर इज नो चॉइस. और मैंने सोचा था कि शमिता का विल अंडरस्टैंड. अब अगर उसके लिए वो गुस्सा है तो फिर बहुत फनी है. मतलब इसके बारे में क्या ही बोलूं. बाकी आई डोंट थिंक आई हैव एनी अदर प्रॉब्लम. मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जैसे जैसे अब इतनी वहाँ पर आप लोग की टसल एक तरीके से हुई थी, जबकि आपके अच्छे दोस्त हैं और बाद में मिले भी आप लोग, और वो दिखता है कि मतलब अच्छी बॉन्डिंग है, तो इनके साथ बातचीत नहीं करोगे? मैं तो रेडी हूँ. मतलब मैं आगे से जाकर कैसे बात करूँ. शमिता शेट्टी है यार, मैं तो विशाल कोटियन हूँ. बट व्हेनेवर, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है. जेन्युइनली मेरे पास उनका नंबर नहीं है. पर इफ शी एवर, बीच में इट्स नॉट दैट वी हैवंट क्रॉस्ड ईच अदर. अभी एक अवार्ड फंक्शन था जिसमें हम दोनों मिले आपसे में, एंड वी हग्ड ईच अदर. आई वेंट अप टू हर, आई वॉकड अप टू हर, एंड मैं छोटा हूँ उनसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे जाके बात करने में या पूछने में कि आपको क्या प्रॉब्लम है. आई hugged her and that hug lasted for 30 seconds. We kept hugging for 30 seconds and then I went and sat. तो अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो उनको बताना चाहिए. अगर मैं गलत हूं तो मैं सॉरी, मुझे सॉरी बोलने में, उनको सॉरी बोलने में कोई, मेरी बहन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनको सॉरी बोलने में. पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी बिग बॉस में अगर कोई भी एपिसोड निकाल के कहीं भी दिखा दे कि विशाल तूने मेरे खिलाफ ये किया है. बोलने वाला शो है, उस घर में हर कोई किसी न किसी के बारे में बोलता है. शमिता अक्का ने तो मुझे नॉमिनेट कर दिया था, जानते हुए कि ये गरीब घर से आया है लड़का, ये मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, फ्रॉम स्लम्स टू मर्सिडीज पहुँचा है. इस लड़के के लिए बिग बॉस का शो कितनी अहमियत रखता है. शमिता अक्का तो तीसरी बार पार्ट ले रही थी, मैं तो पहली बार आया था, तो उनको पता होना चाहिए था. और मैंने बोला भी था कि ये शो मेरे लिए बहुत अहम है, उनको हर चीज़ पता है. मैंने बोला भी था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. वो सब जानते हुए उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया. मतलब उस हफ्ते में घर से बाहर निकल सकता था, और बाहर निकल गया तो खत्म. पर फिर भी मैंने बिल्कुल ग्रज नहीं रखा. मैंने बोला ठीक है अक्का. उन्होंने मुझसे कहा भी, उन्होंने खुद कन्फेस किया कि नॉमिनेटेड यू. मैंने बोला आप मेरी बहन हो यार, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बात है, गेम तो चलता रहेगा. सो इफ आई कुड फॉरगिव एंड फॉरगेट सच थिंग्स, मैंने तो उनके खिलाफ कुछ नहीं किया.
नॉमिनेट करना तो मेरे खिलाफ जाना हुआ। मैंने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। बोलने वाला शो है, वो पूरे घर में हर कोई किसी के बारे में बोलता है, हर कोई बोलता है, क्योंकि शो ही बोलने का है। तो मेरे बारे में ये बोला, मेरे बारे में वो बोला, वो तो बचपने वाले बचकांड बातें हैं। कुछ खिलाफ किया हो तो मुझे बता दें। और अगर इसी बात से वो मुझसे खफा है, इसी बात से नाराज है कि मैं तेजस्वी को सपोर्ट करता हूं, तो तेजस्वी मेरी दोस्त है। 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स आई विल सपोर्ट हर। शमिता मेरी अक्खा है, तेजस्वी मेरी दोस्त है। अब इन दोनों के बीच नहीं जमती, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मेरी दोनों से जमती है, मैं क्यों बीच में पिसूं। और रिसेंटली गाना आया, मतलब जिसकी हर तरफ चर्चा है, सिद्धार्थ शुक्ला, आप, जीना ज़रूरी है। और मैंने खुद ही मैंने ट्वीट किया था और उसके बाद मुझे भी लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा क्या हो गया कि आप एज एन एक्टर उसमें गाने में फीचर हो, आपने ऐसा कुछ किया नहीं है कि रिलीज़ किया हो गाना या जो भी है, लेकिन ये ट्रोलिंग या हेट तरीके का कमेंट्स और ये सब क्यों हो रहा? यार मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर लोग मेरे बारे में बात करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन अगर मैं उनकी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मेरे लिए उतना वक्त निकालते हैं, तो आई फील लकी एंड आई फील कि मैं उनसे ऊपर हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर नहीं होता तो मेरे बारे में नहीं बोलते। जहाँ तक बात रही इस गाने की, यार मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है काम करना, मेरा काम है पैसे लेना, उससे अब मेरा घर चलता है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक ये भी होता है कि आपके 20% ऑफ द पेमेंट आपको तब मिलेगा जब ये गाना रिलीज़ होगा और आप प्रमोट करोगे, दिस इज़ इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा 20% पैसा बचा था, ये गाने में मैंने काम किया है। ये गाना रिलीज़ करना नहीं करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर ये गाना रिलीज़ करना नहीं करना मेरे हाथ में होता तो मैं अगर रिलीज़ कर सकता तो बिग बॉस के वक्त करता। उस वक्त लोग जब बोलते हैं कि इस गाने से तुम फ़ायदा उठा रहे हो और इस गाने से किसी और का नाम यूज़ कर रहे हो, अगर वैसे ही था तो शायद मैं बिग बॉस के वक्त करता, शायद इससे फ़ायदा होता। पर मेरा इरादा बिल्कुल वैसा नहीं था। मेरे हाथ में इस गाने को रिलीज़ करना है ही नहीं, और किसी एक्टर के हाथ में नहीं होता। अमिताभ बच्चन सर अगर फिल्म में काम करते हैं तो फिल्म कब रिलीज़ होगी उनके हाथ में नहीं होता। तो मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो म्यूज़िक कंपनी, प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं कि ये गाना कब रिलीज़ होगा। उन्होंने अपने हिसाब से गाना रिलीज़ किया, मैंने अपना काम जो किया था उसको आगे बढ़ाया, अपने पैसे लिए। अब मेरे अलावा काफ़ी, अब मेरे तो 20% पैसे बचे थे, काफ़ी यूनिट में लोग हैं, पूरा प्रोडक्शन है, जो स्पॉट बॉय हैं, प्रोडक्शन एडीज़ हैं, इन सब के तो 50-50% पैसे बचे हैं सर। और उनको यही बोला गया होगा कि अब जब रिलीज़ होगा तो पैसे मिलेंगे। तो ये गाना रिलीज़ होने से बहुत लोगों का घर चलता है, बहुत लोगों को पैसे मिलते हैं। क्या है कि आज हमारे लिए वो पैसे शायद छोटे होंगे, लेकिन कोविड में 2 साल से किसी ने कुछ कमाया नहीं है, तो उनके लिए वो पैसा बहुत बड़ा है। तो मुझे तो ये ट्रोलिंग समझ में नहीं आता कि तुम एक एक्टर को क्यों ट्रोल कर रहे हो। मैंने अपना काम किया है, मैंने बार-बार ये कह रहा हूँ, गाना रिलीज़ होना मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मेरी क्या गलती है। और वो ट्रोलिंग का तो ऐसा हो गया ना सर कि आज एक आप सोशल मीडिया एक हैंडल है जिसके पीछे आपका चेहरा नहीं दिखता, आप एक कंप्यूटर या फ़ोन के पीछे छुपकर जो चाहिए किसी को गाली दे दो, कुछ बोल दो, सामने वाला अपने दिन भर का फ्रस्ट्रेशन जो है किसी पे निकाल दो। तो मैं तो मैसेजेस देखता भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं क्या लिखते हैं, नो आई डोंट चेक। पर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन सर को भी ट्रोल कर रहे हैं, ऐश्वर्या मैम को ट्रोल कर रहे हैं, रणवीर सिंह सर को ट्रोल कर रहे हैं सर अभी आजकल लोग, मतलब हद हो गई है। तो जब उन सब को ट्रोल कर सकते हैं तो मैं क्या ही चीज़ हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सो एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी फॉर मी। आई हैव डन माई वर्क। अगर मेरा वर्क काम पसंद आए तो प्यार दीजिए। मैं ये भी वादा करता हूँ कि अगर मेरा काम नहीं पसंद आए तो और मेहनत करूँगा ताकि अच्छा काम करूँ। बाकी आप मेरे पीछे जो बोलो, जो लिखो, जब तक मेरी गलती नहीं है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार। कहीं पढ़ रहा था कि उसमें ये भी लिखा था कि सिद्धार्थ शायद अपने काम से खुश नहीं थे और वीडियो शायद वो रिलीज़ नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ चले गए इस दुनिया से, और फिर फैमिली ये नहीं चाहती थी कि कोई भी वीडियोस या बाकी चीज़ें उनकी आए। इस पे आपका क्या कहना है? लेकिन ये आपका इसमें क्या इन्वॉल्व है? एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, आपने मेरे को मेरा आंसर दे दिया कि इसमें मेरा क्या है। जो भी ये जो इशू है इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये है भी या नहीं ये भी नहीं पता, बट आई एम नॉट इन द पोजिशन टू आंसर दिस। क्योंकि अगर आप यूट्यूब वीडियोस पे जाओ या कुछ भी जाओ तो देयर आर गुड वीडियोस वेयर सिद्धार्थ भाई स्पीकिंग गुड अबाउट द सॉन्ग।
बाकी जो प्रोड्यूसर और उनके बीच में बात हुई या किसी के बीच में बात हुई या फैमिली ना खुश है, वो मेरे तक आया ही नहीं. दैट द प्रोड्यूसर एंड द फैमिली और whoever releases the song has to do. एज एन एक्टर ये मेरा जिम्मा ही नहीं है. अच्छा, बेस्ट पार्ट है कि इस गाने में दीपिका भी है. सबसे ज्यादा काम दीपिका का है क्योंकि वो दोनों हीरो के ऑपोजिट है. कोई ये नहीं बोल रहा है कि दीपिका ने सॉन्ग रिलीज करवाया है. लॉजिकली ऐसा क्यों नहीं बोल रहा कोई कि दीपिका ने सॉन्ग रिलीज करवाया, उसे नहीं करवाना चाहिए था. मैं कहां से बीच में आया, वो नहीं बोल रहे हैं लोग. बिकॉज टुडे आई एम अ फेस विच यू कैन पुट अप. एक चेहरा मिल गया लोगों को कि बिग बॉस से ये बाहर है, ये चेहरा है, इसको जानते हैं तो इसको गाली दो. पर मुझे नहीं फर्क पड़ता, जो मेरी गलती नहीं उस पर आप कुछ भी बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता. तो मेरे हाथ में नहीं है जो आप सारी चीजें बोल रहे हैं, इसमें से कुछ भी मेरे हाथ में नहीं जो आप नहीं बोले. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई एम ब्लैंक. सिद्धार्थ से जुड़ी कुछ यादें हैं आपकी, क्योंकि हर कोई मतलब इतना कम समय में ना एक अलग जगह बना ली दिल में सब. नहीं सर, वो कमाल बंदा था. आई नो हिम. ये गाना ये तो दूर की बात है. ही वाज आल्सो फ्रॉम ग्लैड राइड्स. वी नो ईच अदर फ्रॉम दैट टाइम. और जैसे मैं कहता हूँ, हमारी दोस्ती ये फ़ोन और व्हाट्सएप और हैप्पी बर्थडे हैप्पी दिवाली उससे कहीं ऊपर. तब फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग बाइक पे घूमते थे. जैसे मैंने कहा है कि हम बाइक पे घूमे हैं, साथ में हमने मस्तियाँ की हैं. सो वो अलग किस्म का बंदा है. और बिग बॉस में हर कोई है ना, जहाँ तक बिग बॉस की बात है ना, जब उसने ऐसा बेंचमार्क बना लिया ना, सिद्धार्थ भाई ने ऐसा बेंचमार्क बना लिया कि हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला बनना चाहता है. और हर किसी को अंदर पता होता है कि कोई सिद्धार्थ शुक्ला बन नहीं सकता, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक ही था, कोई नहीं बन सकता. सबने कहा, प्रतीक ने भी कुछ दिन पहले यही कहा, एंड आई नो इट. और बिग बॉस घर के अंदर भी ये बात होती रहती थी कि वो एक ही था भाई, उस जैसा और कोई नहीं हो सकता. बट ही इज लेफ्ट सच अ बेंचमार्क दैट वी ऑल वांट टू एम्यूलेट. We all want to reach. If we cannot overtake or we cannot emulate, which is impossible, we at least want to reach as close to what सिद्धार्थ भाई ने जो रिकॉर्ड सेट किया है. तो वो कमाल के बंदे थे. अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग गाय, दिल वाले बंदे. दिल, वन वर्ड फॉर सिद्धार्थ भाई इज दिल वाला. कभी आप कोशिश की आंटी से बात हो सके, या कभी ये इतनी सारी चीजें हुई उसके बाद? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, आई डिडंट वांट टू गेट इनटू इट. अगेन, जैसे मैंने कहा कि एज एन एक्टर ये मेरा काम ही नहीं है. मैं इसमें अगर बीच में गिरूंगा देन इट विल बी जो मेरा काम नहीं हो मैं क्यों करूं. तो फिर तो लोगों का कहना सच हो जाएगा. अगर मैं बीच में गिरता हूं या मैं बात करूं या कुछ करूं, तो फिर लोगों का कहना सच हो जाएगा कि मैं आ रहा हूं बीच में. तो मेरा वो काम ही नहीं है. मैं इन्वॉल्व उसमें क्यों हूं. मैंने अपना काम किया, विच एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, या सिड्स फैमिली, दे विल ऑल अंडरस्टैंड कि ये मेरा काम है. उसमें उसका क्या गलती. उसने काम किया, उसने पैसे लिए. जैसे सिद्धार्थ भाई ने इस वीडियो में काम किया, जैसे दीपिका ने काम किया, जैसे मैंने भी काम किया है. सबको अपने अपने पैसे मिले, मुझे भी मिले. सो उसके अलावा मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं. इट्स सिंपल. व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम? माई अल्टीमेट ड्रीम इज टू डू समथिंग इन लाइफ दैट पीपल लुक अप टू. जैसे आज बिग बॉस सोचोगे तो आप सिद्धार्थ शुक्ला सोचते हो. जैसे आप फिल्म सोचोगे तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणवीर सिंह सोचते हो. करंटली रणवीर सिंह सोचते हो. तो मैं ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि लोग के लिए एक बेंचमार्क हो. भले ही वो छोटी सी चीज़ हो, इट नीड नॉट बी सो बिग. भले ही छोटी सी चीज़ हो कि एक लड़का रैग्स टू रिचेस, जो बचपन से हम सुनते आए ना स्टोरी के, रैग्स टू रिचेस, रैग्स टू रिचेस, रैग्स टू रिचेस. रैग्स टू रिचेस का असली एग्जाम्पल मैं हूँ. आई हैव एक्चुअली कम फ्रॉम रैग्स एंड नाउ आई हैव द रिचेस. To reach from the slums of Mumbai to being where I am, having two flats in Mumbai and a Mercedes and cars, is the journey. And this journey is not by luck. This journey is by hard work, by educating myself and looking at life in a positive way, not trying to look down in any possible way. Just working hard. ऊपर देखते रहो. अपना दिमाग जमीन पर, अपना be humble. ज़मीन से जुड़े रहो, लेकिन अपनी नज़र आसमान पे रखो, क्योंकि वहाँ उड़ान उड़नी है. तो अगर कोई भी मुझे इस तरह से देखे लाइफ में और बोले कि यार वो विशाल कोटे ने ना वैसा है यार, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल. अगर विशाल की बायोग्राफी लिखी जाएगी, टाइटल क्या होगा? जितने सपने देखे नहीं उससे ज़्यादा पूरे हुए. और अगर कोई गाना जो आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा जो बताए, वो कौन सा गाना होगा? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ,
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाता फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. That's the ultimate song that suits me completely. ड्रीम रोल क्या है? दीवार बच्चन साहब, वो रोल से मैं शायद बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा जिंदगी भर. मेरा बहुत करीबी दोस्त है मनीष पॉल, हम दोनों का झगड़ा हो जाता है बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्ले विजय फ्रॉम दीवार एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विजय फ्रॉम दीवार, द अल्टीमेट एंग्री यंग मैन, जो जैसे कि पीटर तुम लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा था, ये रही गेट की चाबी, अब ये दरवाजा मैं तुम्हारी जेब से चाबी निकाल के खोलूंगा. तो वो अल्टीमेट रोल है, उससे बेटर रोल हो नहीं सकता. मतलब बच्चन साहब इज लाइक गॉड फॉर मी, और जब भी उनसे मिलता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि आप भगवान हो सर, आपकी वजह से ही एक्टर बनाऊँ, आशीर्वाद सदा सर पे रखें, और बस आप काम करते रहिए, आपको देखकर प्रेरणा मिलती है. सो अल्टीमेट रोल इज विजय फ्रॉम दीवार. भाई आपके जो इतने सारे लोग जो आपके शुभचिंतक हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली हैं, वो आपको इतना पसंद करते हैं, उन सबको क्या बोलना चाहते हो आप? उन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी जर्नी रही है. जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो प्लीज़ पढ़ें और विशाल से भी बड़ा बने, और मैं आप में से ही एक हूँ, आपके लिए हूँ, जब तक हूँ आपको एंटरटेन करता रहूँ. बोल बम. बोल बम भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. और वक्त मतलब ऐसा लगता है कि आपके साथ बात करते रहें, और इतना अच्छा बात करते हो आप. मतलब एक्टर नहीं होते तो कमाल के ऑरेटर होते, फिलॉसफी कमाल की है आपकी, सीखने को बहुत मिलता है, इंस्पायर बहुत करते हो. तो वक्त में बांधा नहीं जा सकता हमारी जो बातचीत है. उम्मीद करते हैं जो थोड़ी बहुत बातचीत हमने की है वो आपको ठीक लगी होगी. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं दिल वाला बंदा हूँ, मुझे जो दिल में आता है मैं बोल देता हूँ. कभी कभी लोगों को अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है. अच्छा बुरा से ज़्यादा सच्चा लगना ज़रूरी है. तो मैं इसलिए मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करता. मुझे जो लगता है, मेरे जो विचार हैं वो बोलता हूँ. अच्छा, मेरे विचार जो हैं ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन मुझे जो लगता है मैं बोलता हूँ. और जैसे मैंने कहा, अच्छा या बुरा होने से सच्चा होना ज़रूरी है, बस यही. नहीं, वो सच्चाई साफगोई से दिखती है आपकी, और इसीलिए हमारा शायद वो दिल का रिश्ता आपसे बना है. नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को लगे कि बहुत पुराना रिलेशन है. मैं दिस इज सेकंड टाइम वी आर मीटिंग. या तो बहुत मजा आया भाई आपसे बात. मुझे बहुत मजा आया. उम्मीद करते हैं और भी ऐसी बातचीत हमारी जारी रहेगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बोल बाप. बोल बम भाई.